हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल मेडिकल द फोसा पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको इसका बेसिक आइडिया होगा। ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम एम्बेडेड मेयर पाथवे भी कहते हैं या ईएमपी भी कहते हैं, ये नाम साइंटिस्ट के बेस पे दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी बनाने के लिए होता है। तो बॉडी में अंदर एनर्जी किससे बनती है? ग्लूकोज से। ओके, अब बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, उस प्रोसेस से एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है, जैसे कि अपने जानते हैं एरोबिक या एनारोबिक। तो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप्स में होगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक के अंदर होता है तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वो टीसीए में जाके फिर ईटीएस में जाके अपने को एनर्जी देगा। और अगर एनारोबिक में हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद अपने को लैक्टेट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, अपने जानते हैं कि ग्लूकोज है वो अपना हेक्सो शुगर है, तो 6 कार्बन का होता है, वो पाइरुवेट के अंदर बन जाता है। और पाइरुवेट अपना 3 कार्बन का है, और ग्लाइकोलाइसिस कहने पर अपने को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट मिलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज़ द पाथवे बाय विच 6 कार्बन ग्लूकोज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पाइरुवेट। इसकी साइट क्या होती है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस के सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओनली पाथवे टेक प्लेस इन ओल्ड सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमने अभी बात की, डिपेंड नहीं करता कि अगर एरोबिक हो रहा है या एनारोबिक हो रहा है, सभी सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस सभी सेल्स में होता है। तो ओनली पाथवे टेक प्लेस इन ओल्ड सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगली बात, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट में जैसा कि अपने जानते हैं कि क्या होता है, अपने एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ पे अकेला एनर्जी का सोर्स ग्लाइकोलाइसिस है। इसके अलावा जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो मसल के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। कब? जब अपने कोई हार्डकोर वर्क करते हैं तब अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और तो बॉडी के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पता होगा। ओके, अगला पॉइंट ये कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस बॉडी की एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन तो है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ में हेल्प करता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है, जैसे कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो शरीर के अंदर बनते हैं वो इस पाथवे से होते हुए ही बनते हैं। इसके अलावा जो ग्लिसरॉल है, जो कि हम आगे लिपिड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो भी इसी पाथवे से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज था। तो अब हम आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन पे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्लूकोज। GLU एब्रीवेशन से लिख रहा हूँ, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। तो अब सोचो ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? तो बॉडी के अंदर जो अपनी ATP होती है, करेंसी ऑफ एनर्जी, तो वो क्या करती है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देती है, तो ATP यहाँ कन्वर्ट हो जाती है ADP में। ओके, तो एक ATP यूज़ हुई। अभी तक एनर्जी बनी नहीं है, लेकिन ATP अभी से कंज्यूम होने लगी। ठीक है, तो सोचने वाली बात है। अब आगे देखते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसा कि जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है। ठीक है, आगे बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके, तो यहाँ भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी एक ATP मॉलिक्यूल यूज हुआ है। ओके, आगे फिर बनता है DHAP, जो कि इंटरकन्वर्टेबल होता है किसमें? 3PGL में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 धाप के पागल। धाप वी कैन से कि कंप्लीटली पागल, लाइक 3 इडियट्स ना, जैसे 3 इडियट्स है, तो वैसे ही 3 धाप के पागल। ओके, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये दोनों बनते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज जैसा कि अपने जानते हैं 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, लेकिन यहाँ आती स्टोरी में चेंज आता है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो अब आपको, मेरे को लग रहा है कि बेसिक आइडिया हो गया कि लास्ट में 2 पाइरुवेट कैसे मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक अपने पहुँचे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? ये आगे बनता है 1,3 बिस PGA। ये धाप और PGL था क्या?
ये था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ये था 3 फोस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। ओके, ये क्या है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। ओके ठीक है, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है 3 फोस्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट होता है 2 फोस्फोग्लिसरेट, ये कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, ये जो आगे कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। तो फाइनली अपने को पायरुविक एसिड मिल गया है। ओके ठीक है, एक बात सोचिए आपने कि यहाँ भी तो एक फोस्फोरस ग्रुप है वो निकला है 1,3 बिस पीजीए, और यहाँ पे 3 पीजीए बन रहा है, मतलब एक फोस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हुआ है, वो कहाँ गया, तो यहीं पे माय डियर फ्रेंड एक एटीपी का निर्माण हो जाता है, मीन्स एक एटीपी बन जाती है। ओके, यहाँ पे देखो फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फो ग्रुप फिर से हट गया, तो मतलब यहाँ भी एक एटीपी बनी। ओके ठीक है, एक बार इसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बना ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट। ठीक है, आप मेरे साथ बोलते रहिए ताकि आपको अच्छे से याद हो। ओके, ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट। ओके, फिर इसके बाद में अगला स्टेप है 3 दाब के पागल। ठीक है, बीच में प्लस साइन। ओके, फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें 1,3 बिस पीजीए में। ओके, ये आगे कन्वर्ट होता है 3 पीजीए में, ये आगे कन्वर्ट होता है 2 पीजीए में, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड फाइनली। तो बेसिक आइडिया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एंजाइम्स और बाकी जो अदर पॉइंट्स रह गए हैं उन्हें देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आगे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होंगे, तो ये एक चीज़ याद रखना, एक बारी में आप सारी रिएक्शनें मत देखा करो, मतलब पूरी मेटाबॉलिज्म एक बारी में ऐसे नहीं कि पूरा याद करना है अपने को। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले बड़े बड़े कंपाउंड्स के नाम याद कर लें, फिर आप उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट लगाइए, फिर जो एंजाइम्स हैं उन्हें याद करिए और एंजाइम्स को समझने की कोशिश करिए कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया। चलो देखते हैं एंजाइम कौन कौन से हैं। ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। ठीक है, यहाँ एंजाइम है एक्सोकाइनेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, नाम याद रखना, ये आगे दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज है उनमें भी काम आएगा। तो यहाँ पे भी एक अभी अपने ने देखा कि ग्लूकोज 6 फोस्फेट, तो यहाँ पे ये एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम है वो कोफैक्टर होता है। ओके, ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे आइसोमर बन रहे हैं, तो अपने फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, क्योंकि 6 कार्बन की शुगर इसलिए फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। ठीक है, अगला एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अगला एंजाइम है एल्डोलिस, ये एल्डोलिस भी याद रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ओके, फिर ये एक दूसरे के आइसोमर है इसलिए यहाँ होता है आइसोमरेज। ओके ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है इसलिए 1,3 बिस पीजीए काइनेज। इस स्टेप में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल बनता है। ये NADH क्या होता है, अपने जानते हैं कि NADH अपने आगे ETS वाले पाथवे में जाके अपने को ATP बनाने में हेल्प करेगा। ओके, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम आगे वाली वीडियो जो ETS पे लाएंगे आप उस पर सीख लेना। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, अगला एंजाइम है फोस्फोग्लिसरोम्यूटेस। ठीक है, यहाँ पे भी एक ATP मॉलिक्यूल यूज हुआ, क्यों यूज़ नहीं सॉरी बना, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे एक फोस्फो ग्रुप हटा है। ठीक है, अगला ये एंजाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी, इनोलेस। ठीक है, जो कि हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब 2 पीजीए से फोस्फोफिनोल पायरुवेट बनता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इस पर एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है। ओके, यहाँ पे पायरुवेट काइनेस बिकॉज पायरुविक एसिड बन रहा है। वासुदेवन की एक लाइन है कि इस रिएक्शन के अंदर की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं, वो है हेक्सोकाइनेस और पायरुवेट काइनेस। ठीक है, ये पेज था, आप देख लो, ये एंजाइम याद रखना और ये याद रखना और एक ये भी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं नेट यील्ड क्या हुई। नेट यील्ड है 4 - 2 = 280। ऐसा क्यों लिखा भाई, हुआ ये कि ये 3 कार्बन के हैं। ओके, तो ये स्टेप्स 2 बार होंगे, 3 × 2 = 6 होता है। ठीक है, तो 2 बार होंगे, तो 2 ATP यहाँ बनी, 2 ATP यहाँ बनी, टोटल 4। 2 यहाँ यूज़ भी तो हो रही थी, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अभी तक ATP बननी स्टार्ट नहीं, उसके बावजूद भी कंज्यूम हो गई है, तो यहाँ वाली 2 है उनको रिमूव कर देंगे ताकि नेट यील्ड देखें। तो 4 - 2 किया तो 2 ATP मिली। 3 कार्बन वाले से ही बन रहा है आगे NADH, तो यहाँ पे अपना ने लिखा 2 NADH। ठीक है, फिर लास्ट में 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके अंदर क्या ग्लूकोज का नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ कोई CO2 मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बन रहा है। 2 मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना।
अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लिनिकली है और ये चैप्टर नंबर 4 एंजाइम से जुड़ा हुआ है। ये क्या कहता है? F माइनस इनिबिट इरिवर्सिबली टू इनोलेस, सो NAF इज यूज ड्यूरिंग ग्लूकोज सीरम टेस्टिंग। आइए इसे समझते हैं क्या कहते हैं। जैसा कि अपने जानते हैं कि इस स्टेप के अंदर इनोलेस एंजाइम यूज हुआ था। इनोलेस क्या कर रहा था? 2-PGO कन्वर्ट करता फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर। अब होता ये है कि जब अपने ग्लूकोज सीरम टेस्टिंग करते हैं, ग्लूकोज सीरम टेस्टिंग मतलब बॉडी का ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं सीरम के अंदर, तब अपने क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लड का सैंपल लेंगे। तो मैं अपनी फिंगर प्रिक करूँगा लेंसेट से, एक बार प्रिक कर ली है तो ये ब्लड बाहर आएगा। फिर मैं इस ब्लड को लेके इस पर आगे एक्सपेरिमेंट करूँगा या प्रोसेस करूँगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इस दौरान सेलुलर लेवल पे होता क्या है कि जो ग्लूकोज मोलिक्यूल अंदर प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, वो ग्लाइकोलाइसिस कर लेगा, और ग्लाइकोलाइसिस कर लेगा एक बार तो क्या होगा? नेट जो ग्लूकोज दिखना चाहिए उससे कम दिखेगा। इसलिए अपने क्या करते हैं? NAF डाल देते हैं। NAF क्या करता है? उसको इनोलेस एंजाइम को इरिवर्सली इनिबिट कर देता है, इसके कारण ग्लाइकोलाइसिस रुक जाती है और साथ में ब्लड क्लोट ना करे, इसलिए हम क्या डालते हैं? एक एंटी कोएगुलेंट डालते हैं। ओके, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं फेट ऑफ पाइरुवेट कि आगे पाइरुवेट के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो पाइरुवेट की कहानी ये कहती है कि पाइरुवेट कैसे बना? ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, अभी पाइरुवेट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन तो आगे जाके लैक्टेट बना सकता है। ठीक है, और अगर अपने इसको आगे लिंक रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम आगे जाके किस में जा सकता है? TCA में जा सकता है। ओके, TCA में जा सकता है। इसके अलावा ये एसिटाइल कोएंजाइम है कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक कीटोन बॉडी बनाने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा फैटी एसिड बनाने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बात कही थी और ये बात अपने आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली वीडियो में भी देखेंगे कि पाइरुवेट से आगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बन सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पेज है इसकी, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, इसके नोट्स है वो हमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मेडिकल द फोसा, वहाँ मिल जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि मेडिकल द फोसा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और इस वीडियो को शेयर करें। ओके, और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। ओके, बाय।